नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आई होप कि अभी तक हमने एमपीजीके की जितनी भी क्लास ली होंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगे। सारे टॉपिक जो हैं आपको कवर हो गए होंगे। सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई है, कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग एक तो ये है कि कमेंट बहुत कम करते हैं, आप मुझे ये भी नहीं बताते कि आपको कोई कन्फ्यूज़न है या नहीं, आप हमें कभी ये भी नहीं बताते कोई डाउट है या नहीं, या आपके कोई सवाल नहीं होते थे। या तो आप लोगों को बहुत सारा समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ जाता है, या तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा मत कीजिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आप लोगों को टॉपिक कितना समझ में आ रहा है, आप लोगों को क्या सवाल हैं या कोई सजेशन है तब भी आप हमको बताइए, है ना। सबसे पहले तो ये है कि पीएससी अड्डा ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स आरंभ किया है, जिसमें मैं अरुण कुमार, आपको पता है कि रोज रात 8 बजे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी कि एमपीजी के लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। इस पे हमने मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो कर लिया है। इस समय जो हमारा चल रहा है वो इकोनॉमी चल रहा है। आज इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, वो हम शुरू करेंगे। तो रात 8 बजे हम एमपी जीके लेके आते हैं। इसके अलावा रोज रात 9:15 पे आपको पता है कि मैं आयोग का जो टॉपिक है, ये यूनिट है, यूनिट नंबर 10, वो लेके आप लोगों के समक्ष आता हूँ। तो 2 क्लास हम लोग अभी शेड्यूल करके रखा हम लोगों ने। इन दोनों क्लास को ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये है कि आपको पता है कि जो एमपी से है 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके प्रीलिम्स में। इसके अलावा 10 से 15 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी आयोग से, यानी कि 30-40 क्वेश्चन, लगभग 40-45 क्वेश्चन अप्रॉक्स इन 2 यूनिट से आता है। इसीलिए हम लोगों ने इस यूनिट को स्टार्ट किया है और बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो आप तो एक तो ये है कि इन दोनों क्लास को अटेंड कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके काम की चीज़ है, दोनों क्लास को अटेंड कीजिए। इसके अलावा एमपीजीके में हम जो भी है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 उसको पूरा का पूरा एमपीजीके की क्लास में कवर करेंगे, है ना। आपको पता है मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन है 2022 का नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष दिखेगा, आउट होने वाला है। हो सकता है कि नवंबर एंड में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है उसके अनुसार, अभी हाल ही में 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा गया था तो नवंबर एंड में जो है आने की संभावना है नोटिफिकेशन। और अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होंगे, कैसे आपको 80 नंबर लाना है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद हम क्लास पे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार 2-3 क्वेश्चन बनते हैं खनिज संसाधनों से, तो इस टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट जो भी है इम्पोर्टेंट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले से अगर कोई डाउट हो पहले के टॉपिक में, पहले के क्वेश्चन, कोई आपके सवाल हो पहले के टॉपिक में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि नोटिफिकेशन मैंने बोला है ना, नोटिफिकेशन नवंबर एंड में आउट होने वाला है, या बाहर आने वाला है, या जारी होने वाला है। नवंबर एंड में जारी होगा नोटिफिकेशन। स्वाभाविक है कि जनवरी में 2019 का मेंस है तो यहाँ तो होने की संभावना है नहीं। फेब में 2021 का मेंस है, यहाँ भी होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि मार्च के मिड में या मार्च के आखिरी जो लास्ट वीक है वहाँ पे जो प्रीलिम्स 2022 का वो कंडक्ट होने की संभावना है
ये लोग मार्च में कंडक्ट करवाएंगे, इसकी पूरी संभावना नज़र आ रही। अभी ऑफिशियल्स ने 1-2 दिन पहले ही बोला है कि जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर एंड में आएगा, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मार्च में कुछ दिन का गैप दे के मेन्स के बाद स्टार्ट कर देंगे। और कुछ दिन आपको पता है कि 2020 के मामले में वैसे 15 दिन का गैप मिला था मेंस के बाद। 2020 का जो प्रीलिम्स था उसके लिए 15 दिन का समय मिला और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया था आयोग ने। आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के मामले में आपको पता है बहुत आगे, भले ही वो रिजल्ट देने में बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन कंडक्ट करवाने के मामले में वो बहुत आगे है, ये बात आप लोगों को पता है। तो अगर 2022 का मार्च में प्रीलिम्स होना है, मतलब कि अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। 120 दिन के आसपास मान को चलो कि लगभग 100 से 120 दिन का समय आप लोगों के पास है, इतना हम मान लेते हैं। और 120 दिन को अगर हमको 2 से 3 बार रिवाइज करना है पूरे सिलेबस को, है ना, रिवीजन करना है, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी होगी। तभी आपको पता है कि 80 नंबर जो है इस समय कट ऑफ जा रहा है, और 80 प्लस भी जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और आपको अगर 80 प्लस नंबर लाना है तो मैंने बताया इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली तो ये है कि क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए, आप लोग क्लास जो है वो रेगुलर अटेंड कीजिए। और दूसरी बात है टेस्ट सीरीज। क्लास का फ़ायदा ये है कि आपका सिलेबस कवर होगा और आप चीज़ों को पढ़ेंगे। रेगुलर अटेंड करेंगे तो चीज़ों को पढ़ेंगे, सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आखिरी में पता चले कि हमने सिलेबस ही नहीं कवर किया और जो पार्ट हमने नहीं पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आ गए। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है ना। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है। एक तो ये बात हो गई क्लास अटेंड करने की, और दूसरी बात टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये है कि आप पढ़ के तो बहुत चले जाते हैं, पर कई बार क्या होता है कि आप वहाँ पे गलतियाँ करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, है ना, कई बार चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपना रेगुलर एनालिसिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो आपको ये पता चलेगा हर टेस्ट सीरीज के बाद कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको ये पता चलेगी कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ है हमारे साथ जो समस्या है, कौन सा टॉपिक हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मुझे बहुत कंफ्यूज करता है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ पे हमारी तैयारी बहुत शानदार हो गई है और ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं, या केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप क्लास और टेस्ट सीरीज आरंभ करेंगे। अब टेस्ट सीरीज के विषय में हम बता देते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसी है, क्या अटेंड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए आपको, क्योंकि मार्केट में तो टेस्ट सीरीज बहुत है और बहुत होने के साथ बहुत महंगी टेस्ट सीरीज भी हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, 4-5 हज़ार रुपये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के ले लेते हैं लोग मार्केट में, 3-3 हज़ार रुपये, है ना। और टेस्ट भी उतनी क्वालिटी का होता नहीं, कोई भी क्वेश्चन बना देता है ना, या तो बहुत डीप बना देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, या तो कोई ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा इजी बनाएंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है, एमपीपीएससी से उसका कोई संबंध नहीं। तो टेस्ट सीरीज का अच्छा होना और टेस्ट सीरीज को, अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना सस्ते रेट में, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पीएससी अड्डा ने एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। इसके अलावा ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज है, सेंटर पे जाके आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जो है टेस्ट सीरीज जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की है वो बहुत सस्ते दाम में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे से आप परचेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये बात रही आपको इन्फॉर्मेशन देखी, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आपके काम की इन्फॉर्मेशन है। तो एक तो ये है कि आप इसे परचेस कीजिए और जो अपनी तैयारी है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्च में एग्ज़ाम होगा मतलब होगा, और अगर मार्च में एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको 2022 का मेंस देना है, 2023 में नौकरी आपको चाहिए, और अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, नौकरी आपको चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप 2 चीज़ें क्लास और टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिए, है ना। तो एक तो ये काम आपको करना है। दूसरा ये है कि आज हमारी जो महत्वपूर्ण क्लास है
मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसको हम शुरू कर रहे हैं, इसको हम बहुत शानदार तरीके से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। और अगर इसे समझना है तो सबसे पहले तो ये है कि चैनल से ज़्यादा लोग फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। ये ऐसा समय है जब शाम है और आपका पढ़ाई में जो है मन भी लगता है। इस समय आप लोगों को बिल्कुल भी कपिल शर्मा का शो नहीं देखना है, ठीक है, या अन्य कोई चीज़ें नहीं करनी है, मैच नहीं देखना है, ये सब आपके काम का नहीं है भाई। आपके लिए जो ज़रूरी है वो है पढ़ाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक, जो भी पढ़ने वाले हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो तैयारी करने वाले हैं, मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। इसके अलावा जो एमपीएसआई का पटवारी का एग्ज़ाम देने वाला है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी एग्ज़ाम ये टॉपिक और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा जो भी व्यापम से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देते हैं, वो सारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत काम में आएगा। तो फटाफट चैनल से जुड़िए, चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अभी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हमसे पूछना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगले 20 सेकंड बाद हम क्लास को स्टार्ट करें। तो फटाफट पहले तो लिंक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए इस क्लास का, ठीक है। तो फटाफट लिंक शेयर कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक शेयर कीजिए और क्लास से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अब। आई होप कि आप लोगों ने लिंक शेयर कर दी होगी। मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन, ठीक है, क्या है मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं जो मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन है उसको कितने भागों में हमने बांट रखा है, ठीक है। पहला तो क्या है, धात्विक खनिज, इसको हम समझाएंगे एक एक करके ये कैसे खनिज है। अभी बस आप प्रकार देख लीजिए। एक क्या है, धात्विक खनिज, क्या है एक धात्विक खनिज, याद रहेगा धात्विक खनिज। दूसरा क्या है, अधात्विक खनिज, है ना। दूसरा क्या है, अधात्विक खनिज। चलिए तीसरी बात कौन सी है, या तीसरा खनिज संसाधन कौन सा है, आणविक खनिज, आणविक खनिज। और चौथा जीवाश्म खनिज। तो चार प्रकार से हमने खनिज संसाधन को बांटा है। पहला धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है, तीसरा आणविक खनिज है और चौथा जीवाश्म खनिज है। तो कितने प्रकार के हो गए खनिज संसाधन, चार प्रकार के। अब देखते हैं कि एक एक में क्या है। धात्विक खनिज में क्या क्या आता है इसको मैं समझाऊंगा भी अच्छे से, बस अभी आपको प्रकार देखना है। जो धात्विक खनिज है उसमें क्या क्या आता है, पहला तो तांबा आता है, क्या आता है, पहला तांबा, धातु खनिज है ये। दूसरा मैग्नीज आता है, धात्विक खनिज में दूसरा क्या आएगा, मैग्नीज आएगा। तीसरा क्या आएगा, सोना आएगा, ये भी धात्विक खनिज है। चौथा क्या आएगा, लोहा आएगा, ये भी धात्विक खनिज है। पांचवा क्या आएगा, बॉक्साइट आएगा, ये भी धात्विक खनिज है। और छठा जो है वो टिन है। और भी हैं लेकिन अभी हमने इंपॉर्टेंट आपको दिखा दिए।
ठीक है, तो धात्विक खनिज में हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या देख लिया है, एक तो तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, बॉक्साइट और टिन। ऐसे जो प्रकार के खनिज हैं वो सारे के सारे धात्विक खनिज है। दूसरा जो अधात्विक खनिज है वो क्या है वो भी देख लेते हैं, प्रकार देखते हैं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि किसे धात्विक बोलते हैं और किसे अधात्विक बोलते हैं, दोनों में अंतर है। अब स्वाभाविक है, नाम अलग है तो नाम काम भी दोनों का अलग ही होगा, है ना। तो पहला तो अभ्रक है अधात्विक खनिज में, दूसरा हीरा अधात्विक खनिज है, तीसरा क्या है ग्रेफाइट जो अधात्विक खनिज है, और चौथा जो है संगमरमर। ये 4-5 प्रकार के हैं, और भी हैं इसमें, है ना। रॉक फॉस्फेट हो गया, सूरमा हो गया, इस तरह के अन्य चीजें जो हैं वो किस में आएंगी, अधात्विक खनिज में। तो ये हमने बात की अधात्विक खनिज की। एक बात की हमने धात्विक खनिज की जिसमें तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, बॉक्साइट और टिन आता है। उसके अलावा दूसरी हमने अधात्विक खनिज की बात जिसमें अभ्रक, हीरा, ग्रेफाइट एवं संगमरमर, रॉक फॉस्फेट, सूरमा आदि आते हैं। तो ये हो गए 2 अधात्विक खनिज। तीसरा जो प्रकार है खनिजों का वो आणविक खनिज है। आणविक में कौन सा आता है, यूरेनियम। तो यूरेनियम किस में आया, आणविक खनिज में। और चौथा कौन सा है हमारा खनिज का प्रकार, जीवाश्म खनिज। जीवाश्म में क्या आता है, कोयला। कोयला से सभी लोग परिचित होंगे, काला कोयला। और दूसरा कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन भी कोयले का ही एक विस्तृत रूप है, उसी से इसका निर्माण होता है। तो हमने कितनी चीजें देख ली, हमने देख ली धात्विक खनिज, हमने देख लिया धात्विक खनिज, हमने देख ली आणविक खनिज, और हमने देख लिया जीवाश्म खनिज। तो हमने 4 प्रकार के खनिज देख लिए। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस, और अगर नहीं आई है कोई चीज तो नो लिखिए। अगर कोई ऐसा है जो कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो नहीं आपको समझ में आया है तो वो भी आप पूछ लीजिए, है ना। आपके कोई सवाल है वो भी आप पूछ लीजिए। तो पहले तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजें अच्छे से करेंगे। कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, तभी हमको पता चलेगा आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, फिर हम आगे बढ़ते। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सारी बातें, है ना। तो 4 प्रकार के हमने, आपको याद रखना है, चाहे प्री हो या मेंस, हर जगह ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये 4 प्रकार के हमारे खनिज संसाधन। चलिए, अब हम एक एक करके चारों जो खनिज संसाधन है उसको समझेंगे, उसमें कितने प्रकार के हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम धात्विक खनिज। हमने धात्विक खनिजों को बांटा था, तो पहले क्या देखेंगे हम, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज पदार्थ हैं, ये वे खनिज पदार्थ हैं जिसमें धातुओं का अंश की प्रधानता ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, धात्विक खनिज, है ना। जो धातुएं होती हैं उसकी जो मात्रा हो वो ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, धात्विक खनिज। चलिए, पहला देख लेते हैं कौन सा है, तांबा। पहला कौन सा है, हमने देखा है तांबा। चलिए, तांबे की बात करते हैं। तांबे से आप ज्यादातर लोग परिचित होंगे, हमारे घरों में कई बार हमको तांबे के बर्तन मिल जाते हैं, है ना। पीले कलर का हमको दिखता है तो तांबे का बर्तन है, ज्यादातर लोग परिचित होंगे, ज्यादातर लोग आई होप कि देखा होगा लोगों ने। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, धात्विक खनिज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो तांबा देखते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं तांबा से। पहले तो इसका उत्पादक जिला कौन सा है, तांबे का उत्पादन कहाँ होता है। तो आपका जो तांबे का उत्पादन है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में। हम फिर से एक बार थोड़ा सा मध्य प्रदेश बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें, बिना मैप के समझाना कठिन हो जाता है।
ठीक है, ये मध्य प्रदेश जैसे बना है। तो उत्पादक जो जिला है एक बालाघाट है और एक छिंदवाड़ा है। ये दोनों मध्य प्रदेश के कहीं इस वाले भाग पे हैं, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा। तो दो जगह तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, एक तो बालाघाट में और दूसरा छिंदवाड़ा में, है ना। एक जगह है तांबा नगरी, उसको बोलते हैं मलाज खंड। ये क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया। ये पूछा गया था मलाज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो मलाज खंड आपको याद रहेगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, और ये है कहाँ, बालाघाट में। तो लोकेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लोकेशन आपको याद रखना, क्योंकि एमपीपीएससी है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन वो बहुत पूछता है। लोकेशन से पूछना, डेट पूछना, स्थान पूछना, ऐसी चीजों से बहुत पूछता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में। तो आपको याद रखना, जरूरी नहीं है कि आपको ये केवल पता हो कि मलाजखंड तांबा के लिए उत्पादन होता है, तांबा के लिए प्रसिद्ध। आपको ये भी याद रखना कि मलाजखंड है कहाँ, क्योंकि आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है और आपको कंफ्यूज करेगा, रख देगा बालाघाट छिंदवाड़ा, अगर अलग अलग 4 जिले रखेगा, आसपास के 4 जिले रखेगा, बस आप समझ नहीं पाएंगे वहां पे। तो आपको याद रखना कि जो बालाघाट में है वहीं पे मलाज खंड है, जगह का नाम, जहां पे तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, और मलाज खंड को क्या बोलेंगे, तांबा नगरी। मैं बार बार चीजों को रिवाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ, बार बार मैं चीजों को 2-2 बार 3-3 बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको सारी बातें पता चल जानी चाहिए, है ना, कोई डाउट ना रहे, कोई आपके मन में ऐसी चीजें ना हो जो कंफ्यूजन क्रिएट करें, है ना। ये बात क्लियर है। चलिए, तो तांबा हो गया। इसके अलावा यहाँ पे यानी मलाज खंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एचसीएल, जिसका हम आधा अधूरा नाम बोलेंगे एचसीएल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तांबे का उत्खनन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितनी बातें देख ली, एक तो 2 उत्पादक जिले देख लिए हमने, बालाघाट देख लिया है, छिंदवाड़ा देख लिया है। इसके अलावा हमने ये देख लिया कि जो मलाज खंड है वो बालाघाट में है, और जो मलाज खंड है उसको तांबा नगरी भी बोलते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो एचसीएल है वो तांबे का उत्पादन करता है या उत्खनन करता है। क्लियर है यहाँ तक बात। तांबा आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। तांबा से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, हमें ऐसी उम्मीद है कि आप यहाँ से जरूर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, एक यहाँ कोई भी डाउट वाली चीजें नहीं रह गई। चलिए, दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है मैग्नीज। उत्पादक जिले कौन कौन से हैं मैग्नीज के उत्पादन में, बालाघाट और छिंदवाड़ा। मतलब बालाघाट छिंदवाड़ा 2 खनिजों के उत्पादन में आगे चल रहा है, एक मैग्नीज के और एक तांबे के। ठीक है, दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा, मैग्नीज का भी भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं और तांबे का भी भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं। और मैग्नीज में एक बात याद रखनी, मैंने वहां मलाज खंड पढ़ा है, मलाज खंड है बालाघाट में जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे एक भरवेली जगह है। क्या है जगह, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में या तो एमपीपीएससी किसी भी, इसके अलावा व्यापम के किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया। आपको याद रखना, भरवेली जगह। मलाजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए, और मैग्नीज के लिए बालाघाट का ही एक जगह है भरवेली, वो प्रसिद्ध है। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है या नहीं क्लियर है भाई, कोई जवाब जरूर दिया करें आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट करने से बचते हैं आप लोग। चलिए, तो मैग्नीज के उत्पादन में जो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले हैं, बालाघाट में भरवेली तहसील है, जगह का नाम है, जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। चलो, भरवेली के विषय में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भरवेली है, ये जो खदान है मैग्नीज की, एशिया की सबसे बड़ी संचित खदान है। संचित का मतलब होता है कि भंडार, यहाँ पे एशिया में सबसे ज्यादा जो मैग्नीज का भंडार है उस भरवेली जगह पे है। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, तो 2 हमने पढ़ लिए, एक तांबा और एक मैग्नीज, और ये दोनों जो खनिज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों खनिज से कहीं भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात, आगे बढ़े।
चलो, और क्या है मैग्नीज के संबंध में? एक तो यह है कि जो मैग्नीज खनिज है वो धारवाड़ चट्टानों में, जब हम चट्टान पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट देख लेंगे कि कौन सी धारवाड़ क्रम की चट्टान होती है, कौन सी विंध्य क्रम की चट्टान होती है, कौन सी बेसाल्ट होती है, कौन सी ग्रेनाइट होती है, ये हम देख लेंगे। लेकिन बस अभी आपको याद रखना है कि जो मैग्नीज है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। चट्टान आपसे पूछ सकता है तो याद रखना है आपको कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये पाई जाती है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए और जो आपके सवाल हैं, जो आपके डाउट है, उसका मैं जवाब दूंगा। चलिए, तीसरा देखते हैं खनिज कौन सा है। तो तीसरा जो खनिज है वो है सोना, धात्विक खनिज, है ना। उत्पादक जिले कौन से हैं सोने के संबंध में? याद रखना, सीधी, सिंगरौली, कटनी। एक तो सोना है तो सा सा दिखेगा आपको, सीधी, सिंगरौली आपको टिक कर देना है। तो अब आपको शायद याद रहेगा कि जो सोना है वो सीधी और सिंगरौली में, सा से नाम सोना का है और दो जिले हैं सीधी और सिंगरौली, दोनों में उत्पादन होता है। अगल बगल के दोनों जिले हैं, दोनों पहले एक ही थे। 2008 में सिंगरौली सीधी से अलग हुआ है, जब मैंने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ाया था, है ना। मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हमने पढ़ाया था उस समय हमने ये बात बता दी थी। तो सीधी और सिंगरौली में सोने का उत्पादन, इसके अलावा जो तीसरा जिला है वो है कटनी। चलिए, प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं कि सीधी सिंगरौली में उत्पादन तो होता है, लेकिन कौन सा ऐसा क्षेत्र है, जैसे हम लोगों ने तांबा नगरी मलाजखंड पढ़ा, भरवेली हमने मैग्नीज नगरी पढ़ी, तो ऐसे सोने पे कहाँ है? मझौली एक जगह है सीधी में, वहां पे सोना का उत्पादन होता है, और चकरिया एक जगह है जहाँ पे सिंगरौली है। सिंगरौली में चकरिया जगह और सीधी में मझौली जगह, दोनों जगह पे सोने का उत्पादन होता है। ठीक है बात यहां तक? चलिए, तो सीधी और सिंगरौली सोने के उत्पादन के लिए, सीधी में मझौली, सिंगरौली में चकरिया, ये दोनों जगह आपको याद होना चाहिए। आई होप कि आप लोग अब इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और देख लेते हैं क्या है इसमें सोना के संबंध में। कटनी के इमलिया गांव, ये इमलिया गांव है, याद रखना, कटनी के इमलिया गांव में, और सिंगरौली में चकरिया तो मैंने पहले ही बता दिया है, तो सोने के भंडार है। तो तीन जगह हमको सोने के भंडार दिख रहे हैं, एक तो मझौली है जो सीधी में है, चकरिया है जो सिंगरौली में है, और इमलिया गांव है जो कटनी में है। तो तीनों जगह आपको याद होनी चाहिए। आई होप कि इतनी बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं लौह अयस्क, ये महत्वपूर्ण खनिज है ना, धात्विक खनिज है, इसके विषय में धातु संबंधित ये खनिज है। तो लौह अयस्क उत्पादक जिले हैं जबलपुर और कटनी। मध्य प्रदेश में पहले लौह अयस्क भारी मात्रा में उत्पादन होता था, लेकिन सीजी छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद जो लोहे का उत्पादन है वो काफी, मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर देखें तो काफी कम हो गया है। ठीक है, जब से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ है? अच्छा, आपको इस सवाल का आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ है। क्वेश्चन क्या है? जो सीजी है हमारा वो एमपी से कब अलग हुआ है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगले 2 मिनट के अंदर आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, बीच बीच में हम क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हाँ, आप कुछ चीज़ें पढ़ते भी हैं, रिवाइज भी करते हैं और आप लोग आंसर भी करना जानते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है कि सीजी से मध्य प्रदेश से सीजी कब अलग हुआ है। चलिए, तो लौह अयस्क के संबंध में 2 जिले, जबलपुर, कटनी, अगल बगल के दोनों जिले। फिर से जबलपुर का नाम आए तो कटनी को आपको याद रखना है कि लौह अयस्क के उत्पादन में जबलपुर और कटनी प्रमुख है। कटनी की एक जगह है विजय राघवगढ़, है ना, ये जगह याद रखना, विजय राघवगढ़ कटनी में है, यहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, विजय राघवगढ़, कटनी। चलो, लोहा जो है, लौह अयस्क जो है वो कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है। बस कैम्ब्रियन आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा चट्टानों को नहीं पढ़ना है, चट्टान जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे।
चलिए, तो हमने उत्पादक जिले देख लिए जबलपुर और कटनी। हमने विजय राघवगढ़ देख लिया है जो कटनी में है, और यहीं पे लोहा उत्पादन होता है। लोहा कैम्ब्रियन चट्टानों में, कैम्ब्रियन युग का जो चट्टान होता है वहां पे मिलता है। लोहा उत्खनन का कार्य जो है बेलाडीला लिमिटेड करती है। कौन सी कंपनी है ये? बेलाडीला लिमिटेड है जो लोहा उत्खनन का कार्य मध्य प्रदेश में करती है। ये बेलाडीला लिमिटेड सीजी की कंपनी यानी छत्तीसगढ़ की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? छत्तीसगढ़ की कंपनी है। तो छत्तीसगढ़ की जो कंपनी है बेलाडीला लिमिटेड, बेलाडीला खान का एक नाम भी है जहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन वहाँ पे छत्तीसगढ़ में होता है सबसे ज़्यादा, बेलाडीला में। वही बेलाडीला लिमिटेड एक कंपनी है जो मध्य प्रदेश में लोहे उत्खनन का कार्य करती है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अगर आप लोगों से लौह अयस्क के संबंध में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? या अभी भी कोई आप लोगों के सवाल है या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आई होप कि हमने सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क के संबंध में कवर की हैं। और अगर लौह अयस्क के संबंध में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे जरूर बन जाएगा। ठीक बात? चलिए, टंगस्टन। टंगस्टन उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? नर्मदापुरम। टंगस्टन के उत्पादन में एक ही जिले को याद रखना है आपको, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का जो पुराना नाम था वो होशंगाबाद था। अभी हाल ही में पहले संभाग बदला गया था और अभी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ये बात याद रहेगी आप लोगों को कि जो टंगस्टन है उसका उत्पादक जो जिला है वो प्रमुखता कौन है? नर्मदापुरम। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, जो प्रमुख क्षेत्र है जहां पे उत्पादन प्रमुखता होता है वो है आगरगांव। क्या है वो? आगरगांव। तो टंगस्टन का उत्पादन नर्मदापुरम प्रमुख जिला है और जो प्रमुख क्षेत्र है नर्मदापुरम का आगरगांव। चलो, जो वोल्फ्राम होता है, वोल्फ्राम बोलते हैं टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अयस्क से भी क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी पूछा गया है, बॉक्साइट का पूछ लिया गया था, है ना? तो आपको यहाँ पे याद रखना, आगे हम देखेंगे जो भी हम टॉपिक पढ़े, जो भी हम धातु पढ़ेंगे उसके अयस्क भी देखेंगे। तो वोल्फ्राम को आपको याद रखना, वोल्फ्राम टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। याद रहेगा ये बात आपको? ठीक है, तो टंगस्टन क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अगला देखते हैं हम, धात्विक खनिज बॉक्साइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको भी देखते हैं। एक तो सबसे पहले देखेंगे उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। बालाघाट फिर से आ गया। महत्वपूर्ण जितने भी खनिज हैं, है ना, जितने भी महत्वपूर्ण खनिज है हर जगह आपको बालाघाट, छिंदवाड़ा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट, अनूपपुर, शहडोल, ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बालाघाट जो है बॉक्साइट के उत्पादन में भी प्रमुख है। अनूपपुर भी है, आपको पता है कि पूर्वी भाग में अनूपपुर है, एकदम पूर्वी जिला है। इसके अलावा कटनी। तो 3 जिले बॉक्साइट के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? बालाघाट, अनूपपुर और कटनी। चलिए, अब देखते हैं प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो एक तो अमरकंटक है जहां पे ये बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, इसका भी आपको आंसर करना है। ये जो अमरकंटक है ये किस जिले में पड़ता है? आपको अमरकंटक का जिला बताना। अमरकंटक कोई जिला नहीं है, अमरकंटक किस जिले में है ये आपको आंसर करना है ना? तो अमरकंटक किस जिले में है आपको ये बात बतानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। बॉक्साइट में अन्य एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। मैंने पहले बताया यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है
एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो अब तुरंत आंसर क्या टिक करेंगे, बॉक्साइट। क्या टिक करेंगे, बॉक्साइट। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्लियर है बात आप लोगों को। चलिए 1908 में सर्वप्रथम कटनी में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी ऐसी चीज जो विशेष होगी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बॉक्साइट का खनन कहाँ से हुआ। कहाँ से हुआ, कटनी से हुआ। कहाँ से हुआ, कटनी से हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉक्साइट का पहले खनन, सबसे प्रथम खनन किस जिले में हुआ है, तो आप क्या टिक करेंगे, कटनी। तुरंत कटनी आपको टिक करना है। कोई प्रथम पूछे तो कटनी टिक करना है। किसके बारे में, बॉक्साइट के बारे में। कब पूछ ले तो 1908 में कर देना है। कब कर देना है, 1908 में। तो दो बातें आपको बॉक्साइट के उत्खनन के संबंध में पता होनी चाहिए कि पहली बार जो उत्खनन हुआ था बॉक्साइट का, वो कटनी में हुआ था, और कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। जब कोई आपके सवाल है, अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हाँ, जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर टिक करना है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, आपको बताना है हमको। चलिए सीसा देख लेते हैं। जो आखिरी जो अगला हमारा धात्विक खनिज सीसा। उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम क्या है, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम आपको याद रखना है। होशंगाबाद तो लिख दिया मैंने, नर्मदापुरम आपको याद रखना है। तो नर्मदापुरम जो है वो सीसे का प्रमुख उत्पादक जिला है। इसके अलावा दतिया। दतिया आपको पता ही अजीब सा है कि पहले तो यहाँ पे हो रहा है, एक मध्य प्रदेश से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दतिया है, यहाँ पे हो रहा है शीशे का उत्पादन, और होशंगाबाद का यहाँ पे है, या नर्मदापुरम यहाँ पे है। तो 2 अलग अलग जगहों पे शीशे का उत्पादन हो रहा है, एक तो होशंगाबाद में, दूसरा दतिया में। चलिए इसका जो प्रमुख अयस्क है, अयस्क हम हर चीज में देखने को मिलेगा कि कोई एक अयस्क है, गैलेना बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्रमुख अयस्क को, गैलेना। तो गैलेना अगर आपसे पूछा जाए कि गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है, तो आपको याद रखना है कि वो शीशे का प्रमुख अयस्क है, या सीसा का प्रमुख अयस्क। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं अधात्विक खनिज। क्या देखेंगे, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज देख लेते हैं। चलिए अधात्विक खनिज कौन से हैं, जिन खनिज पदार्थों में लोहा धातु या धात्विक अंश नहीं पाए जाते, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। लोहा धातु या कोई भी धात्विक खनिज अंश नहीं पाए जाते, उन्हें क्या बोलेंगे हम, अधात्विक खनिज। मतलब ऐसे खनिज हो जिसमें लोहे जैसा कोई अंश ना हो, या उससे मिलता जुलता कोई अंश ना हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे, अधात्विक खनिज। क्लियर रहेगी बात। अब आपको पता चल गया धात्विक खनिज में, अधात्विक खनिज में। ठीक है, कि लोहे जैसा कुछ अंश पाया जा रहा होगा तो वो धात्विक खनिज कहलाएगा, और जिसमें लोहा धातु या धात्विक अंश कोई भी नहीं पाए जा रहे उन्हें अधात्विक है। न तांबा पाया जा रहा, न मैग्नीशियम पाया जा रहा है, न लोहा पाया जा रहा, तो इस प्रकार के जो खनिज होंगे उनको अधात्विक खनिज कहेंगे। आई होप कि दोनों में अब आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए इसमें पहला देखते हैं क्या है। इसमें जो पहला है वो है अभ्रक।
क्या है? अभ्रक। ये आप लोगों ने सुना होगा MPPSC 2018 के प्रीलिम्स में, ये एक बार चाहे आप देख लेना, प्रीलिम्स 2018 में ये पूछा गया है अभ्रक के संबंध में। ठीक है, तो अभ्रक से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए हम अभ्रक को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको पता है MPPSC एक और चीज करता है हमेशा, MPPSC प्रीलिम्स में खासकर, कम से कम 5 क्वेश्चन के आसपास, 5 प्लस माइनस होगा कुछ भी, 1 या 2, 5 एक क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं हर बार जो रिपीट होते हैं पुराने पेपर से। इसका मतलब है अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लिया हो तो इतना बात मान के चलिए कि इस कंपटीशन के दौर में, इस प्रतियोगिता के दौर में आप 5 नंबर तो एक्स्ट्रा उनसे अर्जित करेंगे जो लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो आप लोगों को एक काम ये भी करना है कि जब भी आप तैयारी शुरू कर दें, अब आपको करना ही है, मैंने बता भी दिया है कि जो डेट है वो बहुत जल्दी आने वाली है, आप लोगों को पता चली जाएगी। और अगर हमें उसमें सफलता लेनी है, प्रीलिम्स को क्रैक करना है और मेंस लिखना है, और 2023 में अगर हम लोगों ने प्लान करके रखा है कि हमको नौकरी चाहिए, किसी अच्छे पद पे बैठना है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कीजिए या आप परचेस कीजिए मार्केट से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, जिसके माध्यम से आप, इतनी तो गारंटी है कि आप 80 या 80 प्लस नंबर लेके आएंगे अगर आपने 3 चीजें की। ठीक है, 2 चीजें तो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन एक एक नंबर का जो है, एक एक नंबर की लड़ाई है, और एक एक नंबर अगर आपको किसी दूसरे से अधिक लाना है तो आपको पता है कि वो सारे सोर्सों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां से मैं एक नंबर ज्यादा किसी और से अर्जित कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक बात? चलिए, तो अब देख लेते हैं हम अभ्रक के संबंध में कि अभ्रक के संबंध में क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहले तो उत्पादक जिला देखेंगे, तो अभ्रक का जो उत्पादक जिला है वो बालाघाट है। कौन सा जिला है? बालाघाट। और दूसरा ग्वालियर जिला है। पहला बालाघाट और दूसरा ग्वालियर जिला। याद रहेगा अभ्रक में क्या क्या, मैंने बताया था कि बालाघाट कई जगह दिख रहा है, तो अभ्रक में भी दिखेगा, तांबा में भी दिखा है, मैग्नीज में भी दिखा है ना। तो अभ्रक जो है बालाघाट में हो रहा है और मैग्नीज में ग्वालियर में हो रहा है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे से याद रखना। इसका उपयोग देख लेते हैं कि अभ्रक का उपयोग कैसे है। इसका जो उपयोग है वो विद्युत उद्योग में होता है। किसमें? विद्युत उद्योग में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे। उसका उपयोग भी, किसी भी खनिज का उपयोग, या अधात्विक खनिज हो चाहे धात्विक खनिज हो, कोई भी हो, उसका उपयोग आपसे पूछा जा सकता है। तो किसका है अभ्रक, कहाँ पे उत्पादन होता है? तो बालाघाट और ग्वालियर में। और इसका उपयोग कहाँ पे है? तो विद्युत उद्योग। क्लियर बात यहाँ तक? आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है तब भी आपको कमेंट करना है। चलिए, तो मैंने 2 चीजें बताई अभ्रक के संबंध में, उत्पादक जिले बालाघाट, ग्वालियर और विद्युत उद्योग में उपयोग। चलिए और देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2 मस्कोबाइट एक का नाम है, एक बायोटाइट, 2 प्रकार के मिलते हैं अभ्रक। ठीक है, मस्कोबाइट एंड बायोटाइट। यह जो अभ्रक है ना, वो कडप्पा सेल समूह में मिलता है। कहाँ मिलता है? कडप्पा सेल समूह। ये बात याद रहेगी। जो भी सेल समूह इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं बता रहा हूँ। सभी में, मैंने किसी भी खनिज में सभी में नहीं बताया है सेल समूह, अभ्रक में जरूर बताया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना हो। अभ्रक से क्वेश्चन कई बार बने हैं, लोहे से कई बार बने हैं, मैग्नीज से कई बार बने हैं, कोयला तो वैसे भी उनका इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वहां से कई बार क्वेश्चन बने। तो इसलिए मैंने बताया कि कडप्पा जो सेल है वहां से अभ्रक बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं, हीरा। ये हीरा है और ये भी अधात्विक खनिज है।
इसके प्रमुख उत्पादक जिले देख लेते कौन कौन से हैं। हीरे का उत्पादन में पन्ना, सतना और छतरपुर, तीनों आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम पूर्व से देखें तो पहले पन्ना सतना पड़ता है, फिर पन्ना पड़ता है और फिर छतरपुर पड़ता है, और इधर से छतरपुर, पन्ना और सतना। तो आसपास के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वहां पे हीरे का उत्पादन होता है, पन्ना, छतरपुर और सतना। ठीक है, यहां तक बात याद रहेगा आप लोगों को कि हीरे का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। हीरे का उत्पादन आपको पता है, पहले से ही पन्ना चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में पता है कई बार जो वहाँ के औद्योगिक श्रमिक हैं, है ना, औद्योगिक श्रमिक, पता चलता है वो खेतों में खुदाई कर रहे हैं, वह कोई भी कुआं खोद रहे होते हैं और वहाँ उनको हीरे मिल जाते हैं। तो आपको पता है कि ये जो एरिया है इस समय वहाँ के लोगों की किस्मत चमक गई है। कई और औद्योगिक श्रमिक, सॉरी, जो किसान हैं, है ना, जो मजदूर हैं, उन लोगों की लाइफ जो है वो बन गई है वहाँ पे पन्ना छतरपुर के पास में। विशेषकर छतरपुर में भी हाल में बहुत मिला बॉक्साइट, सॉरी, जो वहाँ पे एक बक्सवाहा जगह वहाँ पे हीरे मिले हैं। तो पन्ना, छतरपुर और सतना 3 जगह हीरे का उत्पादन होता है। इनमें प्रमुख क्षेत्र क्या है, एक हिनौता जगह का नाम है और एक मझगवां। 2 जगह आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि MPPSC ने प्रीलिम्स में शायद 2000, क्योंकि मुझे याद एग्जैक्ट नहीं है, 2017 में या 2018 में खदान पूछा था, ठीक है, और उस खदान की जो लोकेशन है, एक कहें तो राज्य पूछ लिया था कि ये किस राज्य में है। जैसे रानीगंज है ना, ये खदान है एक प्रकार की खनिजों की, लोहा उत्पादन होता है यहाँ से, ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल में है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी वो पूछ चुका है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, लोकेशन है, उसको मैं बताता हूँ कि जो हिनौता है और जो मझगवां है, याद रखना है, वो दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, पन्ना में। क्लियर है यहाँ तक बात, या कोई आपके सवाल है? अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए एक और देखते हैं, बक्सवाहा। मैंने पहले बताया बक्सवाहा, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी हाल ही में इसके जंगलों को काटा जा रहा है यहाँ से हीरे उत्पादन के लिए। तो बक्सवाहा का जंगल कहाँ पे है, छतरपुर में। तो बक्सवाहा से भी हीरा मिलता है। तीसरी जगह है कोटरिया। कोटरिया कौन सी जगह है, कोटरिया, याद रहेगा, कोटरिया जगह है जो सतना में है। कहाँ पे है, सतना में। तो हमने हीरे में क्या क्या देख लिया, एक तो उत्पादक जिले पन्ना देख लिया, सतना देख लिया और छतरपुर हमने देख लिया। प्रमुख क्षेत्र में हमने ये देख लिया है कि जो पन्ना है उसमें हिनौता नाम की जगह है और मझगवां नाम की जगह है। यहाँ पे 2 जगह हीरे का उत्पादन होता है। बक्सवाहा जो जगह है वो छतरपुर में है, यहाँ से भी हीरे का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो कोटरिया जगह है, यहाँ से भी हीरे का उत्पादन होता है और ये भी सतना जिला में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रथम डायमंड म्यूजियम बनाया गया है। मध्य प्रदेश में प्रथम हीरे का म्यूजियम बनाया गया है, या हीरा म्यूजियम कहेंगे, हीरे का नहीं कहेंगे क्योंकि हीरे का नहीं बना है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम पूछा जाए आप लोगों से तो आपको टिक करना है खजुराहो। ये बात याद रहेगी आप लोगों को, ठीक है, याद रहेगी, क्या याद करना ही है। डायमंड म्यूजियम क्या है, खजुराहो में। और अगर आपसे ये पूछे कि डायमंड पार्क कहाँ है प्रथम मध्य प्रदेश का, आपको बताना है कि पन्ना में प्रस्तावित है। ठीक है, तो प्रस्तावित से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम डायमंड पार्क अगर पूछे कि कहाँ पे प्रस्तावित है, आपको तुरंत टिक करना है, क्योंकि स्वाभाविक है आप पन्ना, छतरपुर और सतना में ही देखेंगे, क्योंकि तीनों जगह पे हीरे का उत्पादन हो रहा था। अगर डायमंड से रिलेटेड होता है तो आपको किसी चौथे शहर को खोजना ही नहीं। तो पन्ना में डायमंड पार्क और डायमंड म्यूजियम खजुराहो जो छतरपुर में है। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए, तो आज हमने पूरे के पूरे जो धात्विक खनिज थे वो देख लिए हैं, और अधात्विक खनिज में हमने अभ्रक और हीरा देख लिया। अब जो बचा हुआ अधात्विक खनिज है उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
ठीक है, क्लास अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो वीडियो की लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिए, क्लास के संबंध में कमेंट करिए, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, या आपके कोई सवाल है तो कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। इसके अलावा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम अपने टेस्ट सीरीज के विषय में आपको फिर से देना चाहेंगे, वो देते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। चलिए, हमने मध्य प्रदेश के लिए जो 2021 का मेंस टेस्ट सीरीज है उसके लिए हमने अभी डिस्काउंट बरकरार रखा हुआ है। 75% डिस्काउंट हम लोग MPPSC मेंस टेस्ट सीरीज 2000 ऑनलाइन जो हमने प्रारंभ की है उसके लिए हम दे रहे हैं। 10,000 जो ओरिजिनल फीस थी उसको हमने 75% डिस्काउंट के साथ 2499 में कर रखा है। इस टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठाइए। इसके लिए 2 तरीके हैं, PSC अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहां से टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा 9617745037 पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बता रहे हैं आपको इस पूरी टेस्ट सीरीज में आपको 23 टेस्ट मिलेंगे, जो 10 होंगे सब्जेक्ट वाइज और 12 होंगे FLT टेस्ट। ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज जो है हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। जो आपका पेपर होगा वो स्तरीय पुस्तकों के शोध पर आधारित हम लोग उसका बनाते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर बुकलेट। इसके अलावा मॉडल आंसर हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो बेस्ट होगा। जो हमारी विशेषज्ञ टीम है वो आपको आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा जो मैंने बताया कि सीरीज लाइव है, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। तो इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए, जो अपनी तैयारी उसको थोड़ा सा बेहतर बनाइए ताकि आप 2023 में जरूर सेलेक्ट हो जाए।